क्यों क्यों यकीन करें आपका? इतिहास आपसे यह प्रश्न सदैव पूछेगा। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के इस प्रश्न ने गांधी के किरदार को यूं ही नहीं निरर्थक किया था। एक निर्णय के पीछे करोड़ों भारतवासी आज भी गांधी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अनजाने में हुई भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर उसी भूल को बार बार दोहराना भूल नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति और मैं शिखर त्रिपाठी आपको उन कारणों से अवगत कराऊंगा जिसके कारण गांधी इरविन समझौता निरर्थक सिद्ध हुआ और जिसके कारण कांग्रेस विशेषकर गांधी को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। 1930 का दशक था। लगभग संपूर्ण संसार आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, परंतु इसका तनिक भी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। पड़ता भी कैसे? भारतवासी अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता हेतु जी तोड़ प्रयास करने में जो लगे थे। प्रारंभ में भारत डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था, किंतु 26 जनवरी 1929 को लाहौर में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में प्रथमतया पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और शपथ ली गई कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1930 का अंत आते आते ब्रिटिश प्रशासन और कांग्रेस दो विपरीत धड़ों पर खड़े हुए थे। एक और ब्रिटिश प्रशासन किसी भी तरह 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सुझाए सुधारों को लागू करने को लगा हुआ था, तो वहीं कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अड़ी थी। इसी बीच क्रांतिकारियों ने एक के बाद एक अंग्रेजी संस्थाओं पर धावा बोलते हुए उनकी रातों की नींद उड़ा दी और भगत सिंह की लोकप्रियता भी पूरे देश में छाने लगी। ऐसे में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1930 में लॉर्ड इरविन की संस्तुति में संवैधानिक सुधारों की समस्या के समाधान के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, परंतु गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसके अतिरिक्त नमक कानून तोड़ने के कारण गांधी समेत हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। ऐसे में 1931 आते आते ब्रिटिश प्रशासन का कांग्रेस को वार्ता की मेज पर लाना असंभव बन गया था। तब सर तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की पेशकश की और गांधी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। 5 मार्च 1931 को दोनों में वार्ता हुई, जिसके अंतर्गत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें 21 धाराएं थीं, जिसके अनुसार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी तैयार हुए। परंतु वह कौन सी बातें थीं जिनके अंतर्गत गांधी अपने आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हुए और जिसके कारण आज भी अनेक भारतवासी मोहनदास करमचंद गांधी को स्वतंत्रता की धार कुंद करने एवं भगत सिंह की मृत्यु का दोषी मानते हैं। वास्तव में वायसरॉय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे सकते हैं, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। इसके अलावा समझौते के अंतर्गत गांधी ने इन बातों पर स्वीकृति जताई। पुलिस के कारनामों की जांच नहीं होगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। इस समझौते के अंतर्गत 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय एवं सरोजनी नायडू के साथ भाग लिया, परंतु इस निर्णय से जनता में जबरदस्त आक्रोश उमड़ पड़ा। इसके पीछे का कारण समझने के लिए हमें फरवरी 1931 की ओर रुख करना होगा, जब लंदन के सुप्रीम कोर्ट माने जाने वाले प्रीवी काउंसिल में एक विशेष मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह की लोकप्रियता केवल भारत में ही सीमित नहीं थी, देश विदेश में भी उनके चर्चे होने लगे थे। ऐसे में ब्रिटिश अधिवक्ता डीएन प्रिट ने क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स के पक्षपाती मामले और उसके खोखलेपन को ब्रिटिश न्यायपालिका के समक्ष पेश करने का प्रयास किया, परंतु ब्रिटिश साम्राज्यवादी भगत सिंह के व्यक्तित्व से इतना भयभीत थे कि उन्होंने प्रिट की एक ना सुनी और 14 फरवरी को यह अंतिम अपील भी रद्द कर दी। भगत सिंह अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थे और वे अपने जीवन के प्रति मोहित भी नहीं थे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के अनेक प्रयासों के बाद भी वे जेल में ही रहना उचित समझते थे, परंतु इससे भगत सिंह के अनुयायियों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वे उन्हें छुड़वाने एवं दंड को क्षमा कराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। इस अभियान में उन्हें मदन मोहन मालवीय से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक का साथ मिला। ऐसे में क्रांतिकारियों एवं आम जनता के मन में गांधी के लिए तब भी थोड़ा सम्मान था।
भले ही उनके विचार से वे सहमत नहीं थे, परंतु वे हिंसा के पक्ष में भी नहीं थे और ऐसे में वे अपने प्रभाव से भगत सिंह, सुखदेव थापर एवं शिवराम हरि राजगुरु के दंड को कम करा सकते थे। परंतु वर्तमान दस्तावेजों एवं गांधी के संस्मरणों से यह स्पष्ट होता है कि या तो गांधी इन तीनों के लिए दंड को क्षमा कराने के पक्ष में नहीं थे और अगर थे भी तो उन्होंने लॉर्ड इरविन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। विश्वास नहीं होता तो इन दो बातों पर ध्यान दीजिए। यदि गांधी इरविन समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हित में होता तो उसमें इस बात पर ही क्यों जोर दिया गया कि केवल वही लोग रिहा होंगे जिनका क्रांति के मार्ग से कोई संबंध नहीं। इसके अतिरिक्त यदि गांधी और नेहरू क्रांतिकारियों के मातृभूमि के प्रति सम्मान का मान रखते तो जवाहरलाल नेहरू अपने संस्मरणों में इन्हें फांसीवादियों के रूप में क्यों संबोधित करते। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी इरविन समझौता भारतीयों के हित में कम और कांग्रेस के हित में अधिक था, परंतु कांग्रेस को भी इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी मांगे पूरी न होते देख गांधी पुनः आंदोलन एवं सत्याग्रह का रास्ता अपनाने लगे और उनकी छवि पर भगत सिंह को ना बचाने का जो कलंक लगा था वे उसे जीवन भर नहीं धो पाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।